दो रुख हमारी खास पेशकश। दरअसल आज हम दो रुख में बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। क्यों कोरोना को लेकर फिर हम बात करने वाले हैं? दरअसल कोरोना के मामले अब इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि इसने बिल्कुल चौंका दिया है। आपको याद होगा 30 जनवरी का वो तारीख, वो दिन 30 जनवरी वो तारीख थी जब कोरोना का पहला केस हिंदुस्तान में मिला था, या हम ये कह लें कोरोना इन्फेक्टेड पहला मरीज हिंदुस्तान में मिला था। और उसके बाद अब आप देखिए कि हम सितंबर के महीने में आ गए हैं और इन 7 महीनों और 10 दिन में कोरोना के मामले बढ़कर 46 लाख के पार हो चुके हैं। 30 जनवरी को पहला केस और इन 7 महीने 10 दिन में कोरोना के मामले 46 लाख के पार हो गए हैं। और जो रवा हफ्ता है, अगर उसमें से सिर्फ एक दिन को छोड़ दें तो हर दिन 95,000 के आसपास कोरोना के केसेस पाए गए हैं। हर दिन 76,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब 4 से 5 महीने पहले हिंदुस्तान वर्ल्ड टैली में हिंदुस्तान का मकाम 40वें के आसपास था, अब वो मकाम दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आखिर क्या वजह रही है? क्या कुछ गलतियां माजी में हुई हैं? क्या कुछ और बेहतर इकदामात और बरवक्त इकदामात किए जा सकते थे, स्टेप्स लिए जा सकते थे, तब शायद ये नतीजे नहीं मिलते? या फिर वो तमाम इकदामात जो बरवक्त यानी वक्त रहते स्टेप्स लिए जाने थे वो उठा लिए गए, तब भी ये हालात हैं? अगर तब भी ये हालात हैं तब तो शायद जो माहिरीन कहते हैं कि हमें और बहुत ज्यादा हैरत करने वाले दिनों से गुजरना पड़ेगा। क्या कहते हैं माहिरीन और क्या कहते हैं बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडर और अपोजिशन पार्टी के लीडर इस खास मौजू पर, चूंकि कोरोना का असर ने बहुत ज्यादा मईशत पर डाला है, इकोनॉमी पर। हालांकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि इकोनॉमी पर असर डालने वाला अकेला कोरोना नहीं है, बल्कि उसके पहले के भी मामलात हैं, उनमें वो जीएसटी का नाम लेते हैं, नोटबंदी का नाम लेते हैं। लेकिन बहरहाल कोरोना के लॉकडाउन के दौरान में अब ये जो इकोनॉमी की मार है बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स अलग अलग के मुताबिक बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं, छोटे मझोले जो बिजनेस हैं, जो तिजारती मराकज हैं, उस पर असर पड़ा है। बहरहाल इस पर हम दो रुख जानना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा पहलू यह भी है कि जो रिकवरी रेट है वो अभी भी 77 कुछ है। तो इससे यह पता चलता है कि रिकवर भी हो रहे हैं लोग और तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड नंबर है उसकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हैरान करती है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल है दो रुख में, और राजीव जेटली है, बीजेपी के तर्जुमान हैं, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा कि ज्यादा दिन नहीं है जब पहली बार लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, यह कहा गया था कि 21 दिन का वक्त दीजिए और 21 दिन में कोरोना को या तो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा, या फिर ये कि बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब हम देखिए 7 महीने से ज्यादा वर्ष अरसा अब गुजरने वाला है और आंकड़े जो है वो आपके सामने हैं। देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, 21 दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जो प्रबंध करने थे उनके लिए थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोरोना की लैब नहीं थी, टेस्टिंग लैब नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी नहीं देखी थी जिसके अंदर इतनी संख्या में वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने देखा था किस तरीके से लड़ाई होती थी कि दवाई हमें पहले चाहिए या हमें बाद में चाहिए या हमें पहले चाहिए। बार बार लोगों के फ्लीट निकलते थे, एक एक शिप कंटेनर निकलते थे, वो कंटेनर रूट चेंज हो जाते थे, उनके जाना किसी और देश को होता था, पहुंच किसी और देश में जाता था, क्योंकि जहां से ज्यादा पैसा मिलता था जो मैन्युफैक्चर थे उसको वहां डाइवर्ट कर देते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब पूरा देश अनजान था इस बीमारी से, उस वक्त पे बेड प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन लेके आना, वेंटिलेटर लेके आना, पीपीई किट लेके आना, और लॉकडाउन इसलिए करा जाना क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा ना हो। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से हमारे सोशल कांटेक्ट हैं, बावजूद उसके कि बार बार अपील पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपील पर, आईसीएमआर की अपील पर, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उस अपील के ऊपर कदम भी उठाए गए, बहुत हद तक हमने उसको काबू करने की कोशिश भी करी। लेकिन ये कह देना कि कोरोना 21 दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे पास टेस्टिंग लैब्स हो। हम कहां पे 500-600 कोरोना के टेस्ट करते थे, आज हम करोड़ों में पहुंच गए हैं।
कहाँ हमारे पास बेड नहीं हुआ करते थे, आज हमारे पास लाखों में, लगभग 2.5-3 लाख हमारे पास ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है, हम खुद वेंटिलेटर बना रहे हैं, हम खुद पीपीई किट बना रहे हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों के अंदर इसको भेज रहे हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हम 2 शब्दों में खत्म कर दें कि हम इसकी लड़ाई को जीत जाएंगे, इतने दिनों के अंदर जीत जाएंगे। हमने लड़ाई को जीतना था, वो जीतने के लिए जो प्रबंध करने थे वो हमने करे हैं। वो प्रबंध करने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। इस देश में मूवमेंट नहीं होनी थी, किसी की लेबर थी, लेबर की मूवमेंट नहीं होनी थी, और हमने कहा था सब लोग अपनी जगहों पे रहेंगे। वो अलग बात हो सकती है कि राजनीतिक पार्टियों के उकसावे पे, राजनीतिक पार्टियों के बरगलाने पे कुछ लोग बाहर निकले थे, उसके बाद व्यवस्थाएं बिगड़ गई। लेकिन सरकार ने प्रबंध किए थे कि जो लोग जहां बैठे हैं उन्हें वहां अनाज दिया जाएगा, जो लोग वहां जहां बैठे हैं उन्हें वहां पैसा दिया जाएगा, और वीकली पैसा दिया जाएगा, हफ्ते का, और वो भी एक छोटे से ओटीपी के ऊपर दिया जाएगा। ये भी हमने प्रबंध किए कि आपके पास अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे प्रबंध इस लड़ाई के लिए किए गए। डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सरेंडर करते हुए नजर आए, लेकिन हमारे देश ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा, हमारे देश की जनता ने मजबूती से लड़ा, सरकार ने बेहतर कदम उठाए, और बहुत सारे राज्यों की सरकारें, चाहे वो हमारी सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही हो, गंभीरता से उन्होंने भी कदम उठाए। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूं। ठीक है, मैं इससे पहले कि सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं, थोड़ा सा एक कुछ और फैक्ट्स बता दूं कि वर्ल्ड टैली में हिंदुस्तान का मकाम पोजीशन दूसरा है। डेथ के मामले में भी हम सेकंड पोजीशन पर नहीं है, बीमारी के जो केसेस के मामले हैं। लेकिन जो ब्राजील में रोजाना की जो डेथ हो रही है वो अब नीचे जा रही है, जबकि हिंदुस्तान में रोजाना की डेथ ऊपर जा रही है, 1200 तक पहुंच चुकी है रोजाना की डेथ। दूसरी बात, महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड, हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अब जो केसेस हैं वो है जहां पर जो एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा हैं वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये वो तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स है जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब दोबारा कोरोना केसेस में उछाल देखा जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जब इतनी तैयारियां हो गई तो फिर से मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में दोबारा केसेस देखे जा रहे हैं, और आप इनका जवाब भी दीजिए। राजपूत जी। विशाल साहब, देखिए, बड़ी एक अजीब सी बात है। कहते हैं ना कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना और तुम ही खो गए दास्तां कहते कहते। आपने पहले देखिए खुद ही कहा कि 21 दिन में इन लोगों ने कहा था, और सच बात यह है कि प्रकाश जावड़ेकर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वयं एक इंटरव्यू में कहा कि हमें कोरोना का पता तो दिसंबर में चल गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि कोरोना नाम की बीमारी आ रही, हमें तैयारी करनी। लेकिन अब क्या तैयारी हुई आपके सामने। 12 मार्च को जब श्री राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी जी बताते हैं कि कोरोना नाम की एक बहुत भयानक सुनामी आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि राहुल गांधी जी तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय पूरी जनता पार्टी के 24 मिनिस्टर राहुल गांधी जी के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें नमस्ते ट्रंप करना था। अब नमस्ते ट्रंप तो हुआ या नहीं हुआ, नमस्ते कोरोना हो गया। फिर इनको 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार चाहिए थी, इसलिए इन्होंने उससे पहले लॉकडाउन लगाया नहीं। आप इस चीज को देखिए कि नमस्ते ट्रंप यानी नमस्ते कोरोना, और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कोरोना की आग में झोंक दिया। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बात बताऊं कि जब दिसंबर में इन लोगों को पता चल गया था, तो इनको तैयारी करने की 21 दिन की लॉकडाउन के बाद कहां जरूरत थी? तो सरकार तो दिसंबर से तैयारी करती होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कदम कदम पर झूठ बोलना। जिस समय स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, उस वक्त आपने ऐसा लॉकडाउन किया कि मजदूर जहां थे स्टैंड स्टिल, और उनका क्या हाल हुआ है। अभी राजीव भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उन मजदूरों से एक बार जरा पूछिए ना कि उन्हें अगर खाना मिलता, पानी मिलता, रोटी मिलती, दवा मिलती और सारे पैसे मिलते तो अपने घर की तरफ भागते क्यों? जिस समय इनको स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था विशाल साहब, उस वक्त इन्होंने, जिस वक्त मजदूरों को घर भेजना चाहिए था उस वक्त रोक दिया, और जिस वक्त मजदूरों को वापस बुलाना चाहिए था उस वक्त आप उन मजदूरों को घर भेज रहे हैं। यानी दोनों। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अब आर्थिक सुनामी आ रही है, फिर 24 मिनिस्टर इनके श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ लग गए।
तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोरोना की महामारी को इन लोगों ने आपदा में अवसर के रूप में देखा, चाहे वो नमस्ते ट्रंप के रूप में हो और चाहे वो तमाम सरकारों को गिराने के रूप में हो। महाराष्ट्र की सरकार गिराने की इन्होंने प्रयास किया, राजस्थान की सरकार गिराने का प्रयास किया। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये हमसे लड़ रहे हैं, आपके सामने है। इसके बाद आप आ जाइए सारे इंतजामिया पर। आज पीएम केयर फंड ने क्या इंतजाम किए है कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। 500 केस थे, पूरा देश बंद। आज की डेट में 40 लाख 42 लाख से केस ज्यादा है तो पूरा देश खुला हुआ। अब आप कहते हैं सतर्कता बरतिए। अरे भाई, पूरे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े होकर के विशाल साहब ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया, टॉर्च भी जलाई। हमने आप पर भरोसा किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे भरोसे को तोड़ रहे हैं, आप हमारे भरोसे का बेजा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी, एक बात तो यहां पर थोड़ी साफ है कि जब चाइना में ये बीमारी फैल रही थी तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसको पता नहीं चल पाया होगा कि ऐसी कोई बीमारी है जो चाइना में फैल रही है और जो बहुत जानलेवा है। ये दिसंबर का मामला है, हमारे यहाँ 30 जनवरी में पहला केस आता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि अनजान थे हम या हिंदुस्तानी, तो मुझे लगता है ये बात थोड़ी सही नहीं है। बहरहाल इन्होंने जो सवालात उठाए हैं कि अनटाइमली एक्शन हुआ है, उसका जवाब चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बरसातों के मौसम में हम लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे मच्छर ऐसे आ जाते हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब आप कहते होंगे बरसातों में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन अगर आप उस मच्छर से पूछेंगे या उस कीटाणु से पूछेंगे, उसके लिए तो खुशी का मौका है ना। वो तो कहता है कि बरसात आएगी तो मेरे को जीवन मिलेगा, मुझे जीवन मिलेगा तो मैं दूसरे को काटने जाऊंगा, दूसरे को काटने जाऊंगा तो मेरे को ब्लड मिलेगा, उससे मेरे को ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे ही कोरोना के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस महामारी के अंदर उत्सव मना रही हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास जिंदा होने का। अगर हम कोरोना के अंदर इस तरीके के ट्वीट करेंगे बेडरूम में बैठ के या टॉयलेट में बैठ के, तो उससे हमारा राजनीतिक सर्वाइवल होगा। कितनी सुलभ हो गई है राजनीति, कितनी आसान हो गई है कि आज आप बेडरूम में बैठे आप ट्वीट करें और पूरा देश के चैनल और पूरे देश के अखबार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे ज्यादा सहूलत और आसानी क्या मिलेगी किसी राजनीतिक पार्टी को? सुरेंद्र जी, तो मैं यही बोलना चाहता हूं, बहुत ही जो चैलेंजेस बहुत ही गहरा प्रहार, बहुत ही गहरा हमला है ये आप पर, आपकी पार्टी पर। मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन जवाब चाहूंगा। देखिए, दो बातें मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जो लोग इस तरीके का हमला कर रहे हैं उन्हें अपने दिल में झांक कर पूछना चाहिए कि कितनी नीच और कितनी निर्लज और कितनी बेहिस बात कर रहे हैं, नाकिस बात कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, नाकिस इंसान हैं ऐसे लोग जो इस तरीके की बात करते हैं कि जब श्री राहुल गांधी जी आपको चेताते हैं तो आप कहते हैं कि वो बाथरूम में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे नाकिस जो लोग हैं, ऐसे नाकिस लोगों की जो पार्टी है, ऐसे जो बेहिस लोगों की पार्टी है और बेअदब और बेहुदे लोगों की ऐसी जो पार्टी है, मैं आपको बताऊं वही लोग में अवसर ढूंढते हैं, वही लोग आपदा में। आप बौखला गए हैं विशाल भाई। मैं आप भाषा का संयम तोड़, मैं मिसाल अच्छी दे रहा था लेकिन आपने पूरी मर्यादा ही तोड़ दी डिबेट की। 12 मार्च को बात कर रहे हैं कि साहब कोरोना की महामारी आ रही है और आप कह रहे हैं हम लोग ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और बाथरूम में बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं। सरकार को उस ट्वीट का संज्ञान, अगर आप सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, सरकार अनपढ़ों की है, सरकार अंग्रेजी नहीं समझती है, तो राहुल गांधी से पूछ ले कि भाई आप अपना ट्वीट हिंदी में कर दीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार किस चीज पे लगी हुई है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। पहले कहा राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं राहुल गांधी आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। नहीं, मैंने नहीं कहा, मुझे मेरे को मौका दीजिए, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। आपने जो बात कही कि राहुल गांधी आपदा में अवसर नहीं, नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही थी। नमस्ते ट्रंप को नमस्ते कोरोना किया। मध्य प्रदेश की सरकार, राजीव जी का कहना है कि आपने उसको गलत समझा, वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप सही बात समझ सके। राजीव जी, थोड़ा रोकूंगा सुरेंद्र जी। राजीव जी कहिए, क्या करेक्शन है? नहीं, मैं देखिए, आपने मेरे को, फिर मैं दोबारा से इस बात को बोलूंगा, लेकिन मैं राजपूत जी से कहूंगा थोड़ा संयम रखिए। मेरी बात से
इतना इरिटेट मत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो लोग होते हैं, वो जो पैदा होते हैं, वो उनके लिए खुशी का मौका होता है। ये मेरे लिए गम का मौका हो सकता है, इस देश की जनता के लिए हो सकता है कि कोरोना एक बड़ी महामारी है। इस देश की जनता को इस बात को समझ में आता है कि इस चैलेंज से हमें देश सरकार के साथ मिलकर कैसे निपटना है। इस देश का व्यापारी, इस देश का किसान अपना योगदान देता है। वो उस कोरोना महामारी में जहां लेबर नहीं होती, वहां पर भी कटाई पूरे परिवार के साथ मिलके करता है। उन सबने तो अपना अपना योगदान दिया, उन सबने अपना योगदान दिया और उनके चेहरे पे शिकन नहीं आया योगदान देते, क्योंकि उनको मालूम था कि हम किस महामारी से जूझ रहे हैं, किस महामारी से लड़ रहे हैं। मुद्दा यहां पर यह नहीं है। मैं मुद्दा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, आपकी राजपूत जी नहीं, मैं राहुल जी की भी भावनाओं को समझ सकता हूं। राहुल जी के लिए खुशी का मौका है ये। देखिए, बार बार उनको विफलता हाथ लगी है। पहली बार उन्हें, आज देखिए आपकी राजनीतिक पार्टी चर्चा करती है राहुल जी के ट्वीट पे, मैं भी चर्चा कर रहा हूं। देखिए यहां बैठ करके राहुल जी जो कह रहे हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, और चैनल ने बकायदा पैकेज दिया उस चीज को। इससे सुलभ राजनीति मैंने आपसे कहा क्या हो सकती है। आप क्या सड़कों पर निकले? क्या आपने देखा उस मजदूर को, उस किसान को, उस व्यापारी को? क्या जाकर के देखा जिसकी सड़कों पर जान चली गई, जिसकी सड़कों पर जान चली गई, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सड़कों पर जान चली गई, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं देखिए, बहुत पीड़ाजनक दिन था जिस वक्त पे हम ये देखते थे कि कोई मजदूर बाहर निकल रहा है, सड़क पे जा रहा है। इससे ज्यादा पीड़ा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा पीड़ा नहीं हो सकती, और ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है मैं होम सिकनेस है मुझे, अगर मुझे यहाँ पैसा मिल रहा है, मुझे यहाँ पर राशन मिल रहा है, बावजूद उसके मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और यही भावना थी सब लोगों की। आप लोगों ने इंटरव्यू लिया उनके सड़कों के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। राजीव जी, देखिए, जब आप लोग कहते हैं तो मजबूरन मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि लोगों ने ये शिकायत की कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम जिस मकान में रहते थे हमसे किराया मांगा जा रहा है, हमारा काम बंद हो गया है, खाने को कुछ नहीं है, हम यहां भी मरेंगे इसलिए घर निकल चलते हैं। जब आपने आप लोगों को कहा है तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी। बहरहाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोगों का, मैंने आपसे सबसे पहले जवाब देंगे आप। मैंने सबसे पहले चर्चा में आपसे राजपूत जी, मेरा कुछ आजम साहब 2 मिनट मेरे को दीजिए, 30 सेकंड दीजिए मुझे, बस दे रहा हूं। नहीं, आजम साहब 30 सेकंड दीजिए मुझे। 30 सेकंड मैंने सबसे पहले चर्चा में 30 सेकंड में खत्म करूंगा जी। मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि मैं अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो हमारी सरकार हो या कोई और राज्य सरकार हो, उसके मुख्यमंत्रियों को अप्रिशिएट करूंगा। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा जब पंजाब से बिना चप्पल के नंगे पैर लोग आ रहे थे, हरियाणा की तरफ आ रहे थे, उनको हरियाणा ने शेल्टर दिया। हमें पता है वो चुनौती थी पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए, वो नहीं कर पा रहे थे उस बात को। लोगों ने गुजरात से भी मूवमेंट की थी, आपको सिर्फ पंजाब याद है। सुरेंद्र जी, आप इसका जवाब दीजिए। यही मुख्यमंत्री नहीं, यही मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे हर कॉन्फ्रेंस के अंदर। जी, हो गया 30। सुरेंद्र जी, अब आपको सुरेंद्र जी, सीधा कहना है कि पंजाब से लोग चले आ रहे थे, पंजाब से मजदूर नंगे पांव चले आ रहे थे, ये इनको राजीव जी को याद है, आपको कुछ याद है तो बताइए। नहीं, हमें तो कह रहा हूं कि पूरा देश चल रहा था। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार झूठ पे झूठ बोल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कोई मजदूर नहीं चल रहा, फिर अगले दिन हलफनामा देते, कहते 30 लाख मजदूर चल रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं, पूरा देश बताता है कि 14 करोड़ के आसपास मजदूरों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मजदूर हर राज्य से, खाली पंजाब से नहीं, हम इनकी तरीके से झूठ नहीं बोलते कि पंजाब से हरियाणा आए, हरियाणा से राजस्थान आए, राजस्थान वालों ने बहुत अच्छा काम किया। सबने अच्छा काम किया, हरियाणा वालों ने भी अच्छा काम किया, यूपी वालों ने भी, महाराष्ट्र ने भी, पंजाब ने भी, और राजस्थान ने भी, छत्तीसगढ़ ने भी। आपको मैं बात बता दूं, लेकिन ये मजदूर चले क्यों? ये मजदूर चले अदूरदर्शी नीति से नरेंद्र मोदी जी की। जब मजदूरों को ट्रेन चाहिए थी तब उन्होंने ट्रेन बंद कर दी, और जब मजदूरों को घर भेजना था तब उन्होंने ट्रेन बंद कर दी। ऐसा, जिस आदमी को इतनी दूरदर्शिता ना हो, ऐसा आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री है। ऐसी पार्टी हमारे देश की शासन व्यवस्था चला रही है जिस सरकार को ये तक नहीं मालूम कि कब ट्रेन बंद करनी है और कब ट्रेन शुरू करनी है। जब श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मजदूरों की जेब में पैसा दीजिए, तब कहते हैं पैसा कहां से आएगा। जब हम कहते हैं राज्य सरकारों को पैसा दीजिए, तब कहते हैं
कहते हैं कि आप क्या नाम आरबीआई से बोरो कर लीजिए, ये झूठ पे झूठ। ठीक है। पहले कहते थे हमारे पास बहुत पैसा, राजीव जी कुछ फिर कहते कहना हैं चाहते हैं, वो हमारे जवाब पास देना चाह रहे हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं राजीव जी। पहले तो इनके आरोपों की बात कर राजीव जी। लेकिन सच बात ये है कि राजीव जेटली देखिए, मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं एक बात स्पष्ट उल्टी सीधी बातें करना चाहता हूँ जी राजीव जी। राजीव जेटली जी को ना मजदूरों से मतलब, ना उन किसानों से मतलब। सुरेंद्र जी प्लीज देखिए, अब वो भी देखिए, खामोशी से मैं आपकी बात सुन रहे राजपूत होते जी हैं, की- आप भी उनको राजपूत सुनिए, जी की- आप भी उनको सुनिए, दो रुख है, आप ही दोनों को राजपूत बोलना जी है। राजीव जी बोलिए। मैं राजपूत जी की पीड़ा को समझ सकता हूं। जितना एग्रेशन, जितना गुस्सा दिखाएंगे, उतना हमारी पीड़ा एहसास बहुत करवाएंगे समझिए सर, आप राहुल जनता गांधी की जी को पीड़ा कि को मैं समझिए। आपके साथ हूं, क्योंकि इनके सुनिए, नहीं राजीव जी सुरेंद्र जी का मेरी कहना बात है तो कि पूरी हो आप जाए। इनकी पीड़ा मत आप- देखिए, आप जनता की राहुल- पीड़ा आप देखिए। राजपूत जी की जगह आप जनता की पीड़ा को समझिए। ऐसे आदमी नहीं, मैं आपसे जनता की पीड़ा की बात ही बता रहा हूं। अब राजपूत जी को काम आप करते, नहीं, आप बस सुन तो लीजिए मेरी बात। मेरी बात सुरेंद्र सुनिए। जी, सुरेंद्र जी थोड़ा सा मौका देते हैं। हाँ जी राजीव जी अब बोलिए। मैं ये देखिए, हाँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अगर राजपूत जी की जगह यहां पर इन्हीं के अपने मुख्यमंत्री बैठे होते इस डिबेट में, तो आप विश्वास कीजिए वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते। जितनी भी बैठकें हुई, उन सभी बैठकों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन मुख्यमंत्रियों ने, बाद में उस बैठक के जो प्रधानमंत्री जी ने ले, तो हर बैठक के बाद हर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं वो सबसे बेहतर नीति। ये मुख्यमंत्रियों के वर्जन बता रहा हूं मैं। लेकिन एक बैठक जो सोनिया गांधी जी ने कंडक्ट करी, उस बैठक में यह बोला अपने ही मुख्यमंत्रियों से कि जहां प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे हो आप वह एग्रेसिव हो जाइए। तो बताइए, जो व्यक्ति अपने प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, अपने प्रदेश में गवर्नेंस दे रहा है, वो लोग, उन लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो हमें पॉलिटिकली सूट नहीं करता, इसलिए आपको प्रधानमंत्री की खिलाफत करनी है। मैं यही बात कह रहा था। देखिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और मैं आ रहा हूं अभी राजीव जी के पास। तो डिलीवरी देनी होती है। सुरेंद्र जी आपको इसका जवाब देना है। ये जो सीएम्स को लेकर ये बात कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी आपका जवाब। देखिए, मैं 2 बातें कहता हूं। अगर सीएम मांग करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, जीएसटी का पैसा हमें सितंबर से नहीं मिला, तो राजीव जी को लगता है कि नरेंद्र हाँ, मैं मोदी पैसे की का भी तारीफ जवाब हो रही दूंगा है। आपको। और जब हम बात करते हैं कि हमें आपदा के लिए अलग से पैसा चाहिए और ये लोग बेहिस होकर के कह देते हैं कि आरबीआई से आप बोरो कर लीजिए, हम जब कहते हैं या मुख्यमंत्री जब कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री कहते हैं, खाली हमारे मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप साहब लेटर ऑफ कंफर्ट हमें दीजिए और आप कहिए कि हमारे पास जो है हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तब ये लोग कह देते हैं कि फ्री में थोड़ी पैसा मिलेगा। जब हम लोग ये मांग करते हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री भी मांग करते हैं कि रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये लोग कहते हैं कि पैसा तो आप आरबीआई से ले लीजिए, हम आपको नहीं दे पाएंगे, स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, मैं देखिए मेरे पास वक्त कम रह गया है। मैं अब आप दोनों को 40 सेकंड दे रहा हूं। प्लीज आपको समराइज करना है, पीछे की बातें पीछे रह गई। यहां जबकि अब हर दिन लगभग लाख के करीब मामले आ रहे हैं, यहां से आगे क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नजरिया है? शुरुआत करते हैं। राजपूत जी आप ही बोलिए 40 सेकंड, फिर मैं राजू जी के पास जाऊंगा। आगे की बात जी। बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोरोना की लड़ाई को लेकर के ये सरकार पूर्ण रूप से राजनीतिक काम कर रही है। ये लोग कोरोना करना क्या चाहिए, आगे की बात। और मैं आपको बताऊं कि अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं करोड़ों सैंपल रोज कर रहे हैं, मात्र 10 लाख सैंपल रोज हो रहे हैं 135 करोड़ के देश में। ना टेस्टिंग पूरी हो रही, ना ट्रेसिंग पूरी हो रही, ना हमारे पास वेंटिलेटर पूरे हैं और ना ही हमारे पास लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल पूरे हैं। आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सरकार, मैं आपसे बताऊं विशाल साहब, कि अब सिर्फ सामने खड़ी हुई है कोरोना के हाथ जोड़ करके। सरेंडर्ड सरकार है ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती, ये सिर्फ। देखिए आपका टाइम खत्म हुआ, मैंने 40 सेकंड कहा था। राजीव जी 40 सेकंड, यहां से आगे क्या किया जाए, जबकि लगभग लाख के करीब रोजाना के मामले हैं। राजीव जी आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए राजीव जी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अब बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर के कि हमने अपनी मार्केट भी प्रोपेल करनी है, हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है, किसानों की सूद भी लेनी है, मजदूरों के बारे में भी ख्याल रखना है, मिडिल क्लास के बारे में भी ख्याल रखना है। और जिन राज्यों की बात कही जा रही है कि उनको पैसा चाहिए, 6,15,000 करोड़ रुपए का नोटिफिकेशन मेरे पास है। बहुत सारे राज्य जिन्होंने कहा है कि हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए, आरबीआई वाला नहीं चाहिए, 15th पे कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन में वो पैसा भी उनको दिया गया है, दिया जा रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से इनके मुख्यमंत्री हमें सहयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी भी सहयोग करें। और क्योंकि देश की जनता चाहती है गंभीर लीडरशिप। लेकिन किसी को वक्त रहते आगाह करना, किसी को वक्त रहते बाखबर करना, क्या सहयोग करना नहीं है। मैं इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे नाज़रीन का भी आदाब।